मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज की जो क्लास है परसेंटेज की, इस परसेंटेज की 7वीं क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम लोग कुछ थोड़ा सा पिछली क्लास से कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, उस पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो बेसिक तरीका होता है उसके कंसेप्ट को यूज करते हुए किस तरीके से उसके लास्ट स्टेप को फॉलो करके रेशियो मेथड यूज करके क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। और ये क्या है रेशियो मेथड, क्यों ऐसा करते हैं, उसको मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन या फिर कुछ और तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें चेंज की बात की जाती है, तो उनका आंसर निकालने के लिए, उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या तरीका अप्लाई करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। जिसमें से सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एक फॉर्मूला होता है, कभी अगर आपने पढ़ा होगा तो ए बी फॉर्मूला भी कह सकते हैं, एक्स वाई फॉर्मूला भी कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं कि कितने का चेंज होगा, चेंज कितने का हुआ है। अगर आपको पता करना हो कितने परसेंट का चेंज हुआ तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज होगा मैं आपको यहां पर डिस्कस करते हुए बताऊंगा, ताकि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम न रहे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं यहां पर फॉर्मूला भी अप्लाई करके दिखाऊंगा और आपको जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो एक रेशियो बनता है, वो रेशियो का लास्ट स्टेप जो होता है उसको भी अप्लाई करके आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल करके दिखाऊंगा, ताकि कहां पर कौन सा यूज करना है वो आपके दिमाग में सेट रहेगा। तो जैसे ही अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि नहीं मैंने तो फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूले में तो ये तो बड़ा लेंदी है, या फिर मैंने तो रेशियो पढ़ा था, रेशियो के अकॉर्डिंग बैठ गए लगाने और पता चला फॉर्मूले में रखते तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता। तो दोनों पॉइंट जो है ना, वो दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दोनों तरीके पता होना चाहिए, दोनों अप्रोच पता होने चाहिए। अप्रोच इसकी और भी है, लेकिन उस अप्रोच को मैं लास्ट में कभी वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम पर मैं डिस्कस करूंगा कि इस तरीके से इसको सोचा जा सकता है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। और वो अप्रोच तब आपकी डेवलप होगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 100 में नंबर के साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे, 100 तक के नंबर के साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपका कंसेप्ट जो यूज करने की बात कर रहा हूं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एक फॉर्मूला ए बी कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, और दूसरा जो आपका रेशियो मेथड होगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको मैं दिखा रहा हूं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, कितने परसेंट चेंज होगा अगर आपसे पूछा जाता है तो किस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहा है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला 2-3 केस में लिख करके बता दे रहा हूं कहां कहां पर अप्लाई होगा। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आपको मैंने बताया है जिस तरीके से, अगर आपको याद होगा, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लिख करके बताया था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी। तो आपको मैंने बताया था कि रेट को अगर बढ़ाएंगे ना तो पूरा रिजल्ट ही बढ़ेगा, और अगर मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तब भी पूरा रिजल्ट बढ़ेगा। जो आपका है या रेट बढ़ाने की वजह से जो हो चुका है उसको अगर क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो रेट बढ़ाने के बाद जो हो चुका है उसमें चेंज होगा। अगर क्वांटिटी को 10% इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी 10% इंक्रीज करने का मतलब है कि एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज होगा, और वो कौन सा, नया वाला है। जैसे मैं ये कहता हूं कि हमारा खर्चा 100 रुपए था, मेरा खर्चा 100 रुपए था और खर्चा 100 रुपए था, रेट 10%, मैंने कहा कि रेट को मैंने 20% इंक्रीज कर दिया। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, और ये तरीका अप्रोच में लास्ट में बताऊंगा जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो कुछ एग्जांपल के थ्रू या फिर जो क्वेश्चन है उन्हीं में से सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन बस यहां समझने के लिए कि हमारा खर्चा, रेट अगर 20% बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं जो क्लास हम लोगों ने किया उसके अकॉर्डिंग कि रेट अगर 20% इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं यहां पर कि खर्चा भी अगर 100 रुपए रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 120। और फिर मैंने कहा कि मैंने क्वांटिटी को, जबकि रेट 20% बढ़ा, क्वांटिटी को 10% घटा दिया,
रेट 20% बढ़ा और क्वांटिटी को 10% घटा दिया, तो बताइए खर्चे में कितने का चेंज हुआ। तो आप कह सकते हैं कि रेट 20% बढ़ा तो 100 था, तो 20 इंक्रीज होकर 120 हो गया। और अगर क्वांटिटी को 10% डिक्रीज करेंगे, अगर क्वांटिटी को 10% डिक्रीज करेंगे, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका खर्चा भी 10% डिक्रीज होगा। लेकिन रेट के चेंज होने के बाद जो खर्चा हो गया था उस पर आपका 10% डिक्रीज होगा, यानी जो आपका खर्चा 100 की जगह 120 हो चुका है, वो 120 आपका 10% 10% कम होगा। तो बताइए इसका 10% कम का मतलब है इसका 12 आएगा 10%। अगर देखें तो 10% मतलब 1 प्लस पॉइंट, तो कितना बचा 108। तो आप कह सकते हैं कि अगर रेट 20% इंक्रीज हुआ जबकि क्वांटिटी 10% डिक्रीज हुई, तो आपका जो खर्चा है ना वो ओवरऑल कंप्लीट इन दोनों चेंज के बाद कितना परसेंट 8, क्योंकि 100 पे 8 बढ़ा है, मतलब 8% आपका जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस में इनका यूज करना है। तो ये मैं बस बता रहा हूं कि ये क्या होता है ना, एक सक्सेसिव पार्ट होता है, एक के ऊपर एक क्रमागत होता है। जैसे मैं कहता हूं कौन कौन सी जगह ये यूज हो सकता है, उस पार्ट को देखिए। जैसे मैंने कहा एरिया से रिलेटेड फार्मूला जहां बनता है, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कुछ फार्मूला होगा तो ये क्वेश्चन, ये फार्मूला और ये क्वेश्चन बनता है और ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब बीच में इंटू इंटू का केस हो। अगर दो में चेंज हो रहा है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिसमें चेंज हो रहा है, जैसे लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज हो रहा है, तो आपका ये दोनों के बीच में इंटू का केस हो। ऐसा नहीं कर सकते कि पेरीमीटर की बात की जाए, वो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दो से मतलब नहीं, मतलब एल और बी। मैंने कहा इसको 20% मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको 10% डिक्रीज कर दिया, और बोला जाए कि बताइए कितने परसेंट पेरीमीटर में चेंज होगा, तो क्या आप आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। लेंथ 20% इंक्रीज हुआ, ब्रेड्थ 10% डिक्रीज हुआ, बीच में प्लस का साइन है, तो आपका लेंथ और ब्रेड्थ में कुछ रिलेशन पता होना चाहिए, तब हम वहां पर वेटेज एवरेज का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में नहीं पता है क्या रिलेशन है, कि लेंथ ब्रेड्थ का डबल है, लेंथ ब्रेड्थ से 20% ज्यादा है, लेंथ ब्रेड्थ का आधा है, या जो भी है, अगर आपको नहीं पता है, बीच में प्लस का साइन है, तो आप आंसर इसका नहीं बता सकते हैं कि पेरीमीटर में कितने परसेंट का चेंज होगा। मतलब अगर कोई बात की जा रही है, कोई रिजल्ट आपका मिलता है और रिजल्ट मिलता है ए इंटू बी, और अगर ए और बी दोनों में चेंज हो रहा है, तब तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि रिजल्ट कितने परसेंट चेंज होगा फार्मूले का यूज करके। लेकिन अगर कोई रिजल्ट आपका मिल रहा है, वो रिजल्ट मिल रहा है x प्लस वाई करने पर, और अगर x प्लस वाई पर करने पर मिल रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, बोला जाए रिजल्ट में कितने का चेंज होगा, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर नहीं बता सकते, बीच में प्लस का साइन है, दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा 10%, या मैं कहता हूं इसको डबल करूंगा, तो रिजल्ट डबल नहीं होगा। वो आपका डिपेंड करेगा y पे, y के अकॉर्डिंग, x और y में क्या रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पता चलेगा कि डबल होगा कि नहीं होगा। y अगर 0 होगा तब तो डबल होगा ही होगा, y कुछ और होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि y जो है x से क्या रिलेट करता है, कितना ज्यादा है कितना कम है, वो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये फार्मूला आपका सक्सेसिव पार्ट है। जब भी सक्सेसिव पार्ट एक के ऊपर एक कैलकुलेट करने की बात की जाएगी, वहां पर ये फार्मूला चलेगा। आप ऐसे एग्जांपल में फार्मूला यूज नहीं कर सकते जहां प्लस का साइन हो, जैसे कि मैंने पेरीमीटर के पार्ट पर आपको दिखाया है। तो बस इतना ध्यान रखना कि ये फार्मूला तभी चलेगा जब सक्सेसिव पार्ट की बात की जाएगी, और ये केस तभी अप्लीकेबल होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सक्सेसिव पार्ट तभी होगा जब बीच में इनटू का केस आएगा। कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कहां कहां पर ये यूज हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम में जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर निकालते हैं। जैसे आप देखो कि एक तो हो गया एरिया, दूसरा पार्ट मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर, तीसरा पार्ट मैंने लिखा, तीसरा पार्ट जैसे मैंने लिखा पॉपुलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, पॉपुलेशन के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन पहले साल 10% बढ़ी, अगर पहले साल 10% बढ़ी, इसका मतलब पॉपुलेशन 100 होगी तो कितना हो जाएगी 110। अगर मैं कहता हूं फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज हुई और सेकेंड ईयर 20% इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो बताइए ओवरऑल पॉपुलेशन 2 वर्ष के बाद कितनी हुई। तो पहले अगर 10% इंक्रीज होगी तो अगर 100 होगी तो 110 हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम जब 20% डिक्रीज होगी तो अब वो डिक्रीज 100 का नहीं होगी, जो चेंज होने के बाद हो चुका है उस वैल्यू का 20% डिक्रीज होगी, मतलब 110 का, 110 का।
अगर 20% डिक्रीज होगी तो 10% 11 है, तो 20% कितना आएगा 22, और माइनस करके देखा 110 से 22 माइनस किया तो 88, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन कितना डिक्रीज हो गई 12%। ये तरीका मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू हो सकती है ऐसी हो कि 100 के अकॉर्डिंग सोचने में आपको दिक्कत हो, लेकिन आपको बस समझाने की ये बात यहां कोशिश कर रहा हूं कि आपको यह बात समझ में आ जाए कि यहां पर ये जो क्वेश्चन में यूज होता है फॉर्मूला, या ये फॉर्मूला जहां पर यूज कर सकते हैं वो कैसे क्वेश्चन होंगे जिसमें यूज कर सकते हैं, जहां पर सक्सेसिव पार्ट की बात की जाएगी, एक के ऊपर एक कैलकुलेशन। तो पॉपुलेशन के पार्ट पर आप इस तरीके से समझो। अच्छा, पॉपुलेशन के पार्ट पर इस तरीके से भी समझ सकते हो, दिल्ली की पॉपुलेशन 20% बढ़ी फर्स्ट ईयर, अगले वर्ष 10% बढ़ी, तो ये एक के ऊपर एक कैलकुलेट है, तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं कि 2 साल में दिल्ली के पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ। लेकिन अगर बोला जाए कि दिल्ली की पॉपुलेशन 20% इंक्रीज हुई और जबकि आगरा की पॉपुलेशन 10% डिक्रीज हुई, तो बताइए ओवरऑल पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई। तो आप बताइए, दिल्ली की पॉपुलेशन अलग, आगरा की पॉपुलेशन अलग, अगर बोला जाए ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने का चेंज हुआ, तो ओवरऑल पॉपुलेशन मतलब दिल्ली की पॉपुलेशन प्लस आगरा की पॉपुलेशन, तो दोनों को जोड़ेंगे, ऐड का साइन आ गया, तो ऐसे ही ये दो पार्ट अलग अलग हो गए। अगर दिल्ली की पॉपुलेशन 20% इंक्रीज होती है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली प्लस आगरा की जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो पूरा 20% इंक्रीज होगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना कि जहां अगर आपको रट्टा मारना है तो बस इतना ध्यान रखना कि जहां पर भी बीच में प्लस का साइन आ गया वहां पर ये फॉर्मूले का यूज आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको दोनों पार्ट के बारे में रिलेशन नहीं पता हो कि कौन कितना परसेंट ज्यादा, कितना परसेंट कम है, कितना छोटा, कितना बड़ा है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज अगर जहां पर भी समझने के लिए बस इतना ही है समझदार लोगों के लिए कि जहां पर भी सक्सेसिव पार्ट की बात की जाएगी, क्रमागत क्रम की बात की जाएगी, मतलब एक के ऊपर एक की बात की जाएगी, तो वहां पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी आप इसका फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं डिस्काउंट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोला जाता है कि फर्स्ट ईयर मतलब ऐसे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है 20% प्लस 10% सक्सेसिव डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर दिया जाए कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है तो क्या यहां पर यह फॉर्मूला यूज हो सकता है? हां, हो सकता है। और यह फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में फॉर्मूला ही डायरेक्टली पूछा जा चुका है। तो अगर मैं कहता हूं 20% एंड 10% 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमागत बट्टे हैं, तो अब आपका बोला जाए कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट होगा, मतलब अगर 100 रुपए का सामान होगा तो पहला 20% डिस्काउंट मिला, मतलब 100 पे 20 का डिस्काउंट अगर मिलेगा तो माइनस 20 किया, कितना आया 80। लेकिन अब अगर देखें तो 10% और भी आएगा। ये क्रमागत बट्टे मतलब क्रम से दिए जाएंगे, पहला दिया जाएगा फिर उसके बाद जो रिजल्ट चेंज होने के बाद हो जाएगा उस पर दिया जाएगा। यानी 10% अब किसका दिया जाएगा, किस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, 80 का। तो 80 का 10% 8 और गया, यानी टोटल आपका डिस्काउंट अगर बचा कितना तो कह सकते 72। तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 20 यहां कम हुआ, 8 यहां कम हुआ, यानी कितने का डिस्काउंट हुआ 28%, न कि आप कहेंगे कि 30%। तो 28% डिस्काउंट हुआ। तो ये भी आपका एक के ऊपर एक कैलकुलेट हुआ, मतलब पहले 20% कैलकुलेट किया, फिर मैंने किसको कैलकुलेट किया 10% को। तो ये आपका एक तरीका है कि ये फॉर्मूला कहां यूज होता है वो समझा रहा हूं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें वहां पर भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब से क्वेश्चन में किस तरीके से यूज होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको लिख करके दिखा रहा हूं, ये समझने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां पर आप ये इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट था 10% और सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का, या फिर मैंने कहा फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट था 20%, सेकेंड ईयर रेट था 10%। फर्स्ट ईयर रेट था 20%, सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है 10%। बोला जाए कि 2 वर्ष के बाद कुल कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला, तो आप यहां पर भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर 20% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर 10% मिलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन ये होती कि पहले 1 साल का कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका धन होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने कहा 100 रुपए है और 100 रुपए पर फर्स्ट ईयर 20% इंटरेस्ट देना है, यानी मुझे बैंक को वापस कितना करना होगा फर्स्ट ईयर के लास्ट में, तो मैं कहूंगा 20% इंटरेस्ट है, यानी 100 रुपए पर 20 रुपए इंटरेस्ट, तो मैं कितना दूंगा बैंक को आफ्टर 1 ईयर, तो 120 रुपए दूंगा।
लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर के लास्ट में दूंगा ही नहीं, मैंने बैंक वाले को बोल दिया कि मैं पहले वर्ष के अंत में नहीं दूंगा, आपको 1 साल बाद दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने कहा चलो कोई नहीं, आपको थोड़ा सा कम ही कर देते हैं, आपका इंटरेस्ट का रेट अब की बार जो इस वर्ष लगेगा, सेकेंड ईयर लगेगा, वो 10% हम इंटरेस्ट लेंगे। तो अब जो 10% इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पे नहीं लगेगा, वो किस पर लगेगा, जो बढ़ के हो चुका है अमाउंट उस पर लगेगा। यानी आपका 100 पे नहीं लगा, पहले 20% लगा, जो बढ़ के हो चुका अब उस पर कैलकुलेट होगा 10%, जो कि 12 आएगा, तो आपका 132 हो गया। यहां पर भी तो सक्सेसिव पार्ट की बात की गई है, क्रम की बात की गई, एक के ऊपर एक, पहले कैलकुलेट किया, जो आया रिजल्ट उस पर फिर से कैलकुलेट कर लिया। डिस्काउंट में भी मैंने पहले कैलकुलेट करके डिस्काउंट दिया, जो बचा उस पर फिर से डिस्काउंट दिया। पॉपुलेशन में भी बात किया था, पहले वर्ष 20% बढ़ा, दूसरे वर्ष 10% बढ़ा, मतलब पहले 20% बढ़ाया, फिर अगली बार 10% बढ़ा दिया, जो बढ़ के हो चुका था उसको। और ऐसे ही एक्सपेंडिचर में रेट बढ़ा तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्वांटिटी फिर से बढ़ा देंगे तो जो रेट बढ़ने की वजह से एक्सपेंडिचर नया वाला हो गया, फिर से उस पर आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका एक के ऊपर एक कैलकुलेट होगा, वहां पर यूज होगा। और फॉर्मूले के तहत अगर देखें इसको तो आप कह सकते हैं जिस भी फॉर्मूले में बीच में इनटू का साइन हो और उन दोनों 2 या 3 या 4 वेरिएबल्स हो, बीच में इनटू का साइन हो और उनमें चेंज हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखिए मैं इधर उधर भटकने की जगह आपको बता दिया कि कहां कहां यूज कर सकते हैं, और आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा किस तरीके से और कहां कहां और यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं 2 तरीकों की बात करूंगा। यहां पर तरीका आपका 100 के अकॉर्डिंग भी है, 100 लिया, 20% बढ़ाया, 120, फिर जो आया फिर उसका 10% बढ़ाया, वो तरीका है। लेकिन मैं उस तरीके को यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, उसको वीडियो जब आपकी परसेंटेज की लास्ट वीडियो बनेगी उसके बाद में 2-4 क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही चलेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन टाइम मैं जरूर आपका लूंगा, लेकिन आपको क्लियर समझ में आए कि रेशियो क्यों यूज करते हैं, ऐसा क्या है कि रेशियो ये वाला तरीका यूज करने से आपका आंसर आ जाता है, वो बताऊंगा। फॉर्मूला आपका तो जो मैंने समझाया यहां पर वो तो है ही। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, if one of the side of a rectangle is increased by 12.5% and the other side जो breadth है and the other side is decreased by 20% and the other side is decreased by 20%, then find the percentage change in its area. Then find the percentage change in its area. तो जो एरिया होगा उसमें कितने प्रतिशत का चेंज होगा। क्वेश्चन ये है कि किसी आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो बताइए उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अब आप आइए क्वेश्चन वाइज ही चलिए, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होने वाला है। और मैं आपको बार बार एक पॉइंट आपको हमेशा समझाते आया हूं कि रेशियो मेथड यूज करना है, लेकिन अगर आपको आसान लगता है रेशियो से ज्यादा बेहतर फॉर्मूला लगे तो वहां पर आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी साइड जो साइड दी जाए ट्रायंगल की, किसी ट्रायंगल की साइड को अगर बढ़ा दिया जाता है कितना परसेंट, 12.5, इसमें एक तो ए हो गया, दूसरा पार्ट बी हो गया। अच्छा, अगर इसमें एक मानता हूं 12.5% इंक्रीज, तो बी मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो वो मुझे लेना पड़ेगा 20% डिक्रीज। और चाहूं तो मैं कहूं कि नहीं मेरा ना ए जो है वो 20% और बी मेरा जो है ना वो डिक्रीज है, तो डिक्रीज ही होगा, और बी मेरा जो है ना वो 12.5%। तो यहां ध्यान ये रखना कि ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में, यहां ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन बस वही है जो आप पढ़ते आए हैं कि बीच में अगर इंटू है, 2 into 3 करो आएगा रिजल्ट 6 और 3 into 2 करो आएगा रिजल्ट 6। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। पहला पॉइंट ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आप ध्यान रखना कि फॉर्मूले में जब इस वैल्यू को रखेंगे तो कौन कौन से 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता मतलब अगर किसी को ए ले लिया तो बाकी जो दूसरा होगा वो बी होगा, अगर दूसरे को ए लिए तो पहला बी रख लीजिए। तो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज होगा तो प्लस साइन उसके साथ रहेगा और डिक्रीज होगा तो माइनस साइन रहेगा। मोर की बात की जाएगी तो हम कहेंगे प्लस साइन रहेगा, और लेस की बात की जाएगी, कम की बात की जाएगी तो माइनस साइन रहेगा। तो इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका ये जो साइन है, ये वाला साइन यहां से डिसाइड होगा a इंटू बी, यानी कि अगर दोनों पार्ट प्लस प्लस होंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा
वो प्लस आएगा, और दोनों माइनस माइनस होंगे, दोनों डिक्रीज होंगे, तब भी क्या आएगा, यहां पर प्लस आएगा। लेकिन अगर एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो क्या साइन आएगा, यहां पर माइनस साइन आएगा। और ये मत कहना कि प्लस हुआ तो माइनस आएगा, और माइनस और प्लस हो तो क्या आएगा, तो आपको प्लस आएगा। तो हमें पता है प्लस माइनस या माइनस प्लस करो हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, माइनस। यानी ए और बी का साइन अगर अपोजिट होगा तब आपका जो रिजल्ट आएगा, यहां पर जो भी आप लिखोगे यहां पर साइन आप लगाओगे क्या, माइनस। तो अब आप क्वेश्चन पर आइए और क्वेश्चन को समझिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इंक्रीज या मोर की बात की जाएगी तो प्लस साइन रहेगा, डिक्रीज या लेस की बात की जाएगी तो माइनस साइन रहेगा, और अगर ए और बी दोनों अगर आपके सेम साइन है तो प्लस आएगा, मतलब प्लस प्लस होंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होंगे तो प्लस आएगा। लेकिन ए और बी प्लस और माइनस हुए तो आपका साइन यहां पर जो आएगा वो आएगा माइनस। तो अब आप देखिए क्वेश्चन को फॉर्मूले में पुट करके इंफॉर्मेशन को आंसर निकालते हैं। ए की वैल्यू 12.5 क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो वो प्लस रहेगा, 12.5 ये प्लस का, अगर आपका प्लस का हो गया। दूसरा 20% डिक्रीज है तो यहां माइनस, -20, और यहां आपका प्लस माइनस है, एक है प्लस आपका एक माइनस है ए बी में, तो रिजल्ट जो आएगा वो माइनस आएगा, और वो वैल्यू आप लिखेंगे 12.5 इंटू 20/100। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं यहां से आ रहा है कितना, -7.5। इस पार्ट को देखा मैंने तो ये आ रहा है -7.5, और ये वाला पार्ट अगर कैलकुलेट करें तो 20 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 2.5, यानी 2.5 माइनस का और आ गया, तो आप कह सकते हैं माइनस का 10%। अच्छा, यहां पर जो साइन माइनस है वो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज हुआ है। अगर वो प्लस आता तो मैं कहता कि इंक्रीज हुआ है, क्या, एरिया। तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो आपका आंसर होगा कि एरिया 10% घट जाएगा। एरिया कितने परसेंट चेंज होगा, तो आप कह सकते हैं कि एरिया 10% घट जाएगा। कब, जब इंक्रीज करेंगे लंबाई को 12.5% और डिक्रीज करेंगे चौड़ाई को 20%। अच्छा, अब आप देखिए, ये तो मैंने फॉर्मूले में रख करके बता दिया। पहला क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल से थोड़ा बताता हूं, आपका टाइम लेता हूं ताकि उनको भी समझ में आ जाए जो एकदम कुछ नहीं पता, जिनको कुछ समझ नहीं आता एकदम, तो मैं उसके लिए पूरा लिख के दिखाता हूं। आंसर निकालना हो तो आंसर तो ऐसे ही हवा हवा में ही हो जाए, उसकी बात ही अलग है। मैं कहता हूं डिक्रीज हुआ 20%, 100 से 20 कम हुआ, कितना हुआ, 80। फिर बोला गया 12.5% इंक्रीज कर दो, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, जो मन करे पहले वो करूंगा मैं, पहले इसका मन किया डिक्रीज करने का, डिक्रीज कर लिया। तो 100 से 20 कम हुआ 80, और 12.5 का मतलब 1/8 इंक्रीज होगा। आप बताइए 12.5 का मतलब 1/8 इंक्रीज होगा, 80 का 1/8 कितना होता है, 10, और 10 बढ़ा दो तो 80 से 10 कितना होता है, 90। यानी ओवरऑल 100 माना था आपने और 90 बचा, मतलब 10% डिक्रीज हुआ। तो ये पॉइंट मैं थोड़ा थोड़ा इसको ओरली बताता चलूंगा, लिख के नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए आते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो करिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा लास्ट की वीडियो में 2-4 एग्जांपल के थ्रू। देखिए, चेंज के लिए फॉर्मूला चलता है। अब दूसरा आपका तरीका यह है कि हमारा तो कुछ तो एरिया रहा होगा, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब मैं इसको इसमें फॉर्मूले में वैल्यू जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिख लिख के दिखा रहा हूं, और उससे मैं आपको रेशियो बना के दिखा रहा हूं। फिर उस रेशियो में क्यों ऐसा करते हैं वो आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं कहूं नया एरिया कितना होगा, तो नया एरिया निकालने के लिए आपको नई लेंथ और नई ब्रेड्थ को चेंज करने के बाद जो हो चुकी है उसको रखना पड़ेगा यहां पर। तो न्यू एरिया आफ्टर चेंज, लेंथ इंक्रीज हुआ है 12.5%, तो आप लिखेंगे L इंटू 100, 12.5/100, यानी 112% हो गया। 112% हुआ ना, 12.5% इंक्रीज हुआ, तो 100 था तो 12.5 इंक्रीज हुआ 112.5। और दूसरा पार्ट आप देखो तो दूसरा है ब्रेड्थ इनटू कितना होगा, तो वो 20% डिक्रीज हुआ, यानी 20% डिक्रीज का मतलब बचा कितना, 80%, यानी ये लिखोगे आप। अच्छा, अगर मैं इसको आगे लेकर के चलूं, न्यू एरिया इजिकल टू क्या बना, तो न्यू एरिया इजिकल टू, और ऑर्डर तो मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई के केस में, L इंटू बी। अच्छा, अगर आप कैंसिल करेंगे ना तो ये आप देखो कैंसिल करने पर क्या बन रहा है, तो आप कह सकते हैं ये वाला तो आ गया 4/5, और ये वाला कितना आएगा, आप डिवाइड करके देखना, 12.5 से ये जाएगा 9 टाइम्स और ये जाएगा 8 टाइम्स। मैं इसको भी कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन कैंसिल नहीं कर रहा हूं अभी, आपको समझ में आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 9/8 इंटू 4/5। मैं पूरा प्रूव करके दिखा रहा हूं रेशियो का बेसिक कंसेप्ट, ताकि आपको रेशियो यूज करते वक्त
ये दिमाग में ना रहे कि नहीं क्यों ऐसा यूज करके लिख रहे हैं और क्यों कैंसिल कर सकते हैं, वो भी पता चल जाएगा। यानी न्यू एरिया अगर आपको देखें और पुरानी, ये वाला पुराना एरिया था, L इंटू बी मतलब पुराना वाला एरिया, तो नई एरिया का पुराना एरिया से अगर आपका रेशियो निकालना हो तो क्या रेशियो बना, तो आप कह सकते हैं रेशियो बनेगा, ऊपर आपका क्या है तो आप लिखेंगे लेंथ, ये वाला पार्ट मैं इधर लाया हूं न्यू एरिया, ये वाला पार्ट नीचे लाया, ऊपर क्या बचा तो आप लिख सकते हैं कि 9 इंटू 4 और नीचे क्या बचा तो 8 इंटू 5। अच्छा इसमें कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल भी हो रहा है क्योंकि 4 से 8 कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको समझिए, यहां पर आपको मैं यहां पर जो समझा रहा हूं इस पार्ट को थोड़ा यहां पर समझो, ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों रेशियो में इस तरीके से डायरेक्टली करते हैं। बोला जा रहा है पहला पॉइंट तो ये बोला गया था क्वेश्चन में कि 12.5% इंक्रीज। अच्छा 12.5% को क्या लिखा जाता है, अगर आपको याद हो तो 1/8, नहीं याद हो तो नकल मारो, यहां से नकल मारने के तो माहिर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो आप बताइए 12.5% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होता है 1/8, और बोला गया कि 12.5% इंक्रीज हुआ, और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इंटीजर में रेशियो बनाते वक्त यूज करना है इसको। 1/8 इंक्रीज होने का मतलब है, 1/8 का मतलब क्या होता है, इसको 8 भाग में डिवाइड करो और 8 भाग में से कितना 1, तो 1/8 इंक्रीज होने का मतलब कि टोटल आपका कितना रहा होगा 8, अगर टोटल रहा होगा 8 तो 1 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 9, 8 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया 9। तो सिंपल लॉजिक है, 1/8 इंक्रीज हुआ मतलब 8 से 1 बढ़ के 9 हो गया, अगर डिक्रीज होता तो 8 से 1 माइनस होकर के कितना होता 7 होता। दूसरा पार्ट देखो, ये तो आपका हो गया। दूसरा बोला गया है 20% ब्रेड्थ को डिक्रीज किया। अच्छा 20% को आप क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/5, अगर ब्रेड्थ को 20% डिक्रीज किया है तो इसका मतलब है कि 1/5 डिक्रीज किया है। और मैंने बताया लेंथ को अगर आप बढ़ाएंगे तो पूरा एरिया बढ़ेगा, ब्रेड्थ को घटाएंगे तो पूरा एरिया घटेगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर ब्रेड्थ को 20% डिक्रीज किया यानी कितना 1/5 डिक्रीज किया, 1/5 का मतलब 5 रहा होगा तो 1 कम होकर के कितना हो गया 4, तो अब इसके नीचे लिखते हैं 5 रहा होगा तो 4 हो गया। ये पॉइंट मैंने लिख दिया, और क्यों लिखा उसका प्रूफ आपके सामने है। अब प्रूफ आपके सामने, अब आपको एक लाइन के थ्रू दिखा रहा हूं, समझना इस पॉइंट को ध्यान से। ये मैं जो लिखा कुछ स्पेशल नहीं लिखा, ये जो बचपन से करते आए हैं उसका जो लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेट करने के बाद वो मैंने डायरेक्टली लिखा, और यही तरीका आप क्या करते हैं एग्जाम में अप्लाई करते हैं, रेशियो मेथड बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फार्मूला ही होता है। फार्मूले का सबसे लास्ट स्टेप अप्लाई करके दिखा रहा हूं। तो अब आप देखिए कि आपको करना क्या है कि आप ऊपर 9 4 है यानी 9 4 ये आपस में मल्टीप्लाई है, और नीचे कितना है 8 5 ये आपस में मल्टीप्लाई है। अच्छा 8 5 जब मल्टीप्लाई किया तो ये कौन सा एरिया है, पहले वाला इनिशियल, ये इनिशियल पार्ट रहेगा, इनिशियल वाला पार्ट है। और ये जो आपका आ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई करने पर ये कौन सा पार्ट है, न्यू वाला है, चेंज होने के बाद है, चेंज होने के बाद कितना एरिया हो जाएगा वो आपका गया, यानी न्यू एरिया का पुराने एरिया से, यानी पुरानी एरिया का नई एरिया से क्या रेशियो होगा, तो 8 इंटू 5 आप क्या लिख सकते हैं 40, यानी पहले पुरानी जो एरिया थी प्रारंभिक एरिया रही होगी 40, तो इन चेंज होने के बाद 9 इंटू 4 कितना हो गई 36। तो कितने परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 40 से कितना हो गया 36। अच्छा 40 से 36 हुआ मतलब डिक्रीज हुआ है, तो कितना डिक्रीज हुआ है आप बता सकते हैं, 40 से 36 का मतलब 4 घटा है, किससे घटा है 40 से, परसेंटेज चाहिए इनटू 100, यानी आपका कितना आ गया 10% एरिया डिक्रीज हो गया। ये पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट आपका इसमें कैंसिल भी होता है, लेकिन ये साइड जो राइट साइड ऊपर से नीचे राइट कॉलम है उस कॉलम को आपस में आप कैंसिल नहीं कर सकते, इस कॉलम को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इस कॉलम और इस कॉलम में जो कॉमन मिलेगा वो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अगर देखो आप 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से एक बार और ये 4 से कितनी बार 2 बार, यानी आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया 10, यानी पहले 10 रहा होगा तो 9 का 1 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, 10 से 9 हो गया। आप यहां देखो 4 से 1 और 4 से 2, यानी ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 10, पहले 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया 9 हो गया। तो उसी को लिखने का तरीका, और कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्यों कैंसिल करने पर क्या चेंज होगा, नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस कॉलम का इस कॉलम में जो कॉमन दोनों अलग अलग कॉलम में जो कॉमन मिलेगा सिर्फ उसी को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि 9 और 4 में जैसे यहां 8 होता 4 होता तो मैं कहता 2 और 1 लिख दूंगा, ये गलत हो जाएगा। रीजन आपके सामने है।
तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे ना, तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और किस तरीके से आपको करना है वो आप देखते जाइए और आपको समझ में आता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 10% निकल गया। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी कॉन्सेप्ट पर हैं, तो इसलिए मैं पूरा अब आपके क्वेश्चन को बताने के लिए लिख लिख के नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली फॉर्मूले में लिखूंगा, उसके बाद डायरेक्टली रेशियो बनाऊंगा और आंसर निकालूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन के देखते हुए अगर इसको देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन में एक स्पेशल केस है, तो उस पर 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और स्पेशल केस क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ये भी सक्सेसिव पार्ट है, एक के ऊपर एक, पहले बढ़ी फिर बढ़ी या पहले बढ़ी फिर घट गई। क्वेश्चन क्या है कि द सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। किसी आदमी की आय पहले 20% बढ़ती है और फिर 20% घट जाती है, तो बताइए उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो आप बताइए 20% बढ़ी प्लस का 20% और 20% घटी यानी माइनस का 20%। ये एक के ऊपर एक कैलकुलेट हो रहा है, चेंज होगा कुछ ना कुछ, तो आपको किस तरीके से करना है वो मैंने फॉर्मूला लिखा है। इंक्रीज हुआ प्लस, डिक्रीज हुआ माइनस। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, ऑर्डर मैटर करता नहीं, तो प्लस वाला रखें, ज्यादा अच्छा लगता है, पहले प्लस रखना। प्लस 20 माइनस 20 और प्लस माइनस है तो यहां पर साइन क्या आएगा, माइनस 20 इंटू 20, यहां पर साइन हटा दिया और यहां पर लिख दिया और अपान 100। ये वाला पार्ट कैंसिल, यानी आपका 20 इंटू 20/100 मतलब 4% जो कि माइनस में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया 4%। तो अब आपको एक और पॉइंट समझ में आ गया, ये ध्यान रखना कि जब भी ए और बी अगर बराबर हो जाए, अगर ऐसा कुछ है, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी और एक आपका क्या हो इंक्रीज हो तो दूसरा आपका क्या हो डिक्रीज हो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आप यहां पर ए और बी के स्थान पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर। अगर लिखा तो आप लिख सकते हैं कितने परसेंट का चेंज होगा, तो आप इस केस में क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा क्या होगा इस केस में डिक्रीज होगा। और वो डिक्रीज कितना होगा, तो आपका आंसर होगा R²/100%। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सक्सेसिव पार्ट हो, एक जितने परसेंट इंक्रीज हुआ बाद में उतने ही परसेंट डिक्रीज हो गया, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं R²/100%। तो वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर मैं इसको रेशियो के अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग बताऊं तो अच्छा, अगर इसको डायरेक्टली करना था तो आप कहते हैं 20% बढ़ा था फिर 20% घट गया, तो आंसर क्या होगा, तो 20 का स्क्वायर 400/100, 4% डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर इसको रेशियो के अकॉर्डिंग देखो तो 20% इंक्रीज हुआ 1/5 यानी 5 रहा होगा तो 1/6 हो गया। फिर बाद में 1/5 डिक्रीज हुआ यानी 5 से 1 कम हो गया, तो 5 से 1 कम हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो आप कह सकते हैं पहले कितना था, तो आंसर 25 रहा होगा, अगर पहले 25 रहा होगा तो अब कितना हो गया 24। तो कितना डिक्रीज हुआ, 25 से 24 हुआ, यानी एक डिक्रीज हुआ किस से, 25 से, कितने परसेंट है इंटू 100, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 4%। कितना डिक्रीज हुआ 4%, ये आपका आंसर हो गया। तो रेशियो भी आपका सुटेबल है और तरीका भी सुटेबल है, लेकिन आप ध्यान रखिए जब भी जितने परसेंट इंक्रीज होता है अगर उतने ही परसेंट डिक्रीज हो रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं R²/100%। ये ठंडी के मारे मिट भी नहीं रहा है, इसमें तो आधा ताकत खाने की इसी में चली जाएगी मिटाने में मेरी। तो चलिए आगे का जो क्वेश्चन करते हैं वो उन क्वेश्चन को देखिए। अब आपके क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन आपको समझना है और एक पॉइंट और समझाना है आपको, वो आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में लिखा गया द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 30%, देन फाइनल प्राइस एज कंपेयर्ड टू ओरिजिनल प्राइस। मतलब जो फाइनल प्राइस है, क्वेश्चन में बोला गया है किसी वस्तु का मूल्य जो था पहले 30% बढ़ा और फिर उसके बाद 30% घट गया, तो बताइए कि जो फाइनल प्राइस मिला हमें वो पहले प्राइस के कंपेयर में कितना प्रतिशत ज्यादा या कितना प्रतिशत कम है। तो जितने परसेंट इंक्रीज हुआ उतने ही परसेंट डिक्रीज हुआ, ध्यान रखना, जितना परसेंट इंक्रीज हुआ उतने ही परसेंट डिक्रीज हुआ। तो डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, R²/100%। यानी आप लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30
और बाई 100% डिक्रीज होगा, कितना आ गया 9%। आंसर हो गया 9%। सीधा सीधा आंसर है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कंडीशन मैंने बता दिया कि जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उतना ही परसेंट डिक्रीज हो रहा है, और ये सक्सेसिव पार्ट की बात की जा रही है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसको रेशियो के अकॉर्डिंग, मैं बार बार रेशियो के अकॉर्डिंग बताता रहता हूं, हर बार बताता हूं ताकि आपको रेशियो में कोई दिक्कत ना रह जाए। तो ये अगर 30% को लिखें तो आप लिख सकते हैं 3/10, 30/100, 3/10। अच्छा, 3/10 अगर इंक्रीज हो रहा है, शायद हाँ इंक्रीज हो रहा है, तो आप लिखेंगे ये सही है ना, 30%, ठीक है। अगर 30% की बात करें तो 3/10 है, तो आप कहेंगे इंक्रीज अगर हो रहा होगा 3/10, एक केस से 3/10 इंक्रीज हुआ और एक केस से 3/10 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। 3/10 इंक्रीज होने का मतलब 10 था, 3 बढ़कर के कितना हो गया 13, और उसके बाद 3/10 दूसरा पार्ट है, दूसरी बार 3/10 डिक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे कि 10 था, 3 कम होके कितना हो गया 7। यानी आप कह सकते हैं कि पहले 10 गुणे 3 30 रहा होगा, तो अब कितना हो गया, ये मैं कुछ गलत कर रहा कैलकुलेशन, शायद ये 10% इंक्रीज हुआ, 3/10 इंक्रीज हुआ मतलब 10 से 3 बढ़ा, सॉरी 10 से 3 बढ़ा तो 13, और 3/10 डिक्रीज हुआ मतलब 10 से 3 कम हुआ 7। ये ध्यान रखना, ये गलती से लिख दिया था। 10 into 10 यानी पहले रहा होगा 100, तो अब कितना हो गया 13 7 जा 91, कितना डिक्रीज हुआ 9, क्योंकि 100 पे डिक्रीज हुआ है 9, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना 9%। तो ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि देखते ही आपको आंसर निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में मैं रेशियो नहीं यूज करने वाला, क्योंकि पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा है, जहां रेशियो यूज करके आंसर निकलेगा वो मैं बताऊंगा। तो ये मैंने फार्मूला और रेशियो दोनों बता दिया है, मैं रेशियो और फार्मूले में से जहां पर जो सुटेबल होगा वहीं अब अप्लाई करके दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां पर क्या रेशियो ज्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन के लिए या फार्मूला डायरेक्टली, तो हम कहेंगे कि फार्मूला डायरेक्टली में बेहतर लग रहा है, क्योंकि जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है उतना ही परसेंट डिक्रीज हुआ है। फिर बोला गया कंपेयर करो पहले का और बाद का, तो सिंपल लॉजिक है, जितना परसेंट इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज हुआ, तो आप लिखेंगे 7 into 7 डिवाइडेड बाई 100, यानी 49 अगर देखें तो 7 into 7 49/100 यानी 0.49%। कुछ बचपन में सिखाया गया था, पॉइंट लिखा है तो 0.49%। तो आपका पॉइंट से पहले इंटीजर नहीं था तो 0 लगा दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा कि कहीं कंफ्यूजन ना हो कि वो पॉइंट था कि गलती से टिक हो गया था, तो ये कंफ्यूजन ना, इसलिए उसके सामने 0 लगा दिया। तो आप कह सकते हैं कि 0.49% क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो होता है उसमें हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। कितने परसेंट का डिक्रीज हो जाएगा पेट्रोल का प्राइस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आंसर होगा 0.49% प्राइस एज कंपेयर टू प्रीवियस प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो रेशियो बताने की जरूरत नहीं है, अब मैंने बताया कि मैं फॉर्मूले को और रेशियो को दोनों को साथ लेके नहीं चलूंगा। इसको देखो आप, इसको तो मैंने बताया था आपको भी, यही एग्जांपल था पहला। अब देखते जाओ, आपको क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, एक पॉइंट और आपको समझाना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहां पर बात करें, ये तो था आपका सेम परसेंटेज इंक्रीज और उतना ही परसेंटेज डिक्रीज, तो वो मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन में देखो, क्या आपको फॉर्मूला रखना, फॉर्मूले में रखना वैल्यू सुटेबल है, या फिर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बेहतर तरीका रेशियो यूज किया जाए। तो मैं कहूंगा कि आपके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से करने के लिए रेशियो यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैल्यू आपको दिख रही है, अगर वैल्यू वो आप यहां पर रखेंगे और इनटू करके लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है कि कितनी बेकार कैलकुलेशन होने वाली है। तो आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू है ना परसेंटेज की, अगर वो इंटीजर में है तब तो ये सब अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो इस तरीके के फ्रैक्शन के पार्ट से रिलेट होगी तो आपको रेशियो यूज करना ज्यादा आसान लगेगा और आपको करना भी चाहिए। जैसे अच्छा, इसमें पॉइंट जो थोड़े थोड़े है ना वो ध्यान रखना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं ना वो अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। एरिया निकालते वक्त लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ में कितने का इंक्रीज हुआ है, 14.28। अच्छा, 14.28% का मतलब होता है 1/7 इंक्रीज हुआ है। 1/7 इंक्रीज हुआ है मतलब 7 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया 8, 7 था तो 1 इंक्रीज होके कितना हो गया 8। 1/7 यानी 7 भाग में से 1 भाग बढ़ गया तो 8 हो गया। दूसरा पार्ट आपका लिखने से पहले आप बताइए 1/7 7 से 8 हुआ, लेंथ इसमें कितनी बार है, ये जो मैं बोल रहा हूं कितनी बार है, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा हूं। ये कंसेप्ट, दो और पॉइंट है जो आपको समझ में आएगा। लेंथ कितनी बार है, एक बार, तो एक बार ही 7 से 8 करेंगे। अगर स्क्वायर होता है यहां पर तो 2 बार 7 8 7 8 करते हैं, या फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते हैं।
ब्रेड्थ आपका बोला गया है कितना डिक्रीज हुआ, 16.67 यानी 1/6 डिक्रीज हुआ है। अच्छा, ब्रेड्थ को 1/6 डिक्रीज किया गया तो आप कहेंगे 1/6 ब्रेड्थ डिक्रीज होने का मतलब 6 था, एक कम होके कितना हो गया, 5। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.67%, सॉरी इसमें इंक्रीज बोला गया है, इंक्रीज है तो 6 से 1 बढ़ा कितना हुआ, 7। क्वेश्चन तो यही है कि लंबाई को 14.28% बढ़ाया गया है और सॉरी लंबाई को 14.28% बढ़ाया गया है और चौड़ाई को भी 16.67% बढ़ाया गया है। तो यानी कि 7 से 1 बढ़ के 8 और चौड़ाई भी 6 से 1 बढ़कर के 7, दोनों एक एक बार था तो ये दोनों रेशियो एक एक बार यूज किया। अच्छा, इसमें जो कैंसिल हो रहा है मैंने बताया था कि इधर वाला पार्ट अगर इधर वाले से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं 1 और भी कैंसिल हो रहा है, आप कहेंगे 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार, 4 बार। तो इधर कितना आया, मल्टीप्लाई करके देखो 1 into 3 क्यों हो रहा है, वो फॉर्मूले से प्रूव किया था। और ये 4 into 1 4, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कह सकते हैं 1 इंक्रीज हुआ, किससे इंक्रीज हुआ, 3 से इंक्रीज हुआ, तो इंटू 100 और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 33.33% एरिया रेक्टेंगल का इंक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसमें फार्मूला रखेंगे तो आपको पता ही चल रहा है कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो फार्मूला तभी तक अच्छा लगेगा, तभी तक सुटेबल रहेगा, तभी तक आसान बनाएगा क्वेश्चन को जब तक ये सारी परसेंटेज की वैल्यू इंटीजर में दिखे। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक एक पॉइंट ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी बार है मैं क्यों बोल रहा था। क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि चेंज एरिया में बोल रहा है और एरिया जो स्क्वायर का होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला एक तो होता है साइड स्क्वायर और एक होता है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के साइड में चेंज है तो साइड के पार्ट पे, साइड का स्क्वायर एरिया होता है स्क्वायर का। तो अब आप आइए कि क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी जो साइड थी उसको 20% इंक्रीज किया गया, 20% को क्या लिखते हैं आप 1/5, 20% को आप 1/5 लिखते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी दिखा दे रहा हूं आपको और रेशियो के अकॉर्डिंग भी, लेकिन आप ध्यान रखिए 20% जो एरिया किसको इंक्रीज किया गया है, साइड को, और यहां साइड क्या लिखा गया, स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब ये आपका बनता है कि साइड इंटू साइड, यानी 20% और 20% कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। स्क्वायर है यानी 20% जो बढ़ा है ना वो 2 बार यूज करना है। अगर क्यूब होता तो हम कहते हैं कि जो 20% बढ़ा है वो 3 बार यूज करना है। जैसे फार्मूले में रखेंगे तो आप बताइए, एक को अगर मैं लिखता हूं 20% क्योंकि 2 बार लिखा गया साइड इंटू साइड और साइड में चेंज हो रहा है, तो यहां पर 20% आपका जो साइड इंक्रीज हुआ तो आप कहेंगे 2 बार, यानी ए भी 20 और बी भी क्या 20, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो दोनों क्या आएगा प्लस, और दोनों प्लस आएगा तो आपका आंसर क्या होगा 20 प्लस 20, और प्लस प्लस है तो 20 इंटू 20/100, और आंसर कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपका कितना आ जाएगा 44%, मतलब 40 हो गया, और ये अगर कैलकुलेट करें तो 44%। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, स्क्वायर है मतलब 2 बार की बात की गई है, क्यूब होता तो 3 बार की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में 2 बार की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसको रेशियो के अकॉर्डिंग आप करने बैठेंगे तो 1/5 इंक्रीज होने का मतलब है कि कितना रहा होगा 5, और 5 रहा होगा, एक इंक्रीज हुआ कितना हुआ 6, 1/5 इंक्रीज हुआ 5 से 1 इंक्रीज हुआ 6 हो गया, क्योंकि स्क्वायर है यानी 2 बार लिखना है, या तो आप इसका स्क्वायर कर दो या 2 बार लिख लो जो आपको सुटेबल लगे। तो मैंने क्या किया कि इसको स्क्वायर ही कर लिया, यानी पहले 25 रहा होगा तो अब कितना हो गया 36, कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 25 से 36 हुआ 11 इंक्रीज हुआ, किससे 25 से इंक्रीज हुआ, 25 से, परसेंटेज में निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 44%। तो ये पॉइंट है किस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर है या क्यूब है जिसमें चेंज हो रहा है वो कितनी बार आ रहा है, मेन वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है if the radius of a circle is decreased by 10% then find the percentage change in its area।
अच्छा, अगर मैं यहां पर मैं फॉर्मूला भी कहीं कहीं यूज कर रहा हूं, कहीं रेशियो मेथड यूज करूंगा, दोनों यूज करने में टाइम आपका ज्यादा जा रहा है, आपको समझ में आ जा रहा है, क्योंकि कई सारे एग्जांपल है, तो हर एग्जांपल में मैं दोनों मेथड नहीं बताऊं। यहां पर तो हमें पता चला फॉर्मूला सुटेबल है कि नहीं, तो आपका कहेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि आपका जो परसेंटेज चेंज है वो वैल्यू इंटीजर में दिख रही है। रेडियस, अच्छा इसमें चेंज की बात की गई है एरिया में, और एरिया क्या होता है यहां पर, सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। बोला गया है कि किसी वृत्त के त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए, 10% घटा दिया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब आपका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर है। आपको पाई की बात नहीं की गई है, सिर्फ किसमें चेंज हो रहा है, रेडियस में, तो इससे कोई लेना देना नहीं हमारा है, ये मैं प्रूव करके यहां पर नहीं दिखा रहा हूं। अब आपको देखिए कि अगर रेडियस में चेंज हुआ है तो सिर्फ रेडियस के अकॉर्डिंग सोचना है, और रेडियस आपका यहां कितनी बार है, 2 बार, और 10% डिक्रीज हुआ है 2 बार है, मतलब ए भी 10 हो गया, बी भी 10 हो गया, 2 बार 10 मतलब एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, और डिक्रीज हुआ है तो -10 -10, और माइनस इंटू माइनस यानी आपका हो जाएगा +10 इंटू 10, ये जो साइन था वो मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना दिया अपन 100। यानी आप यहां से देखें तो यहां पर आ रहा है -19 और ये आ रहा है +1, यानी सॉरी ये आ रहा है -20 और ये आ रहा है +1, यानी फाइनल रिजल्ट आ गया -19%। तो आप कह सकते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% डिक्रीज किया जाता है तो उसके जो एरिया है ना वो एज कंपेयर टू प्रीवियस एरिया जब चेंज नहीं हुआ था उसके कंपेयर में 19%, 19% घट जाएगा। माइनस साइन डिक्रीज की बात करेंगे और प्लस साइन रहेगा तो इंक्रीज की बात करेंगे। मैं यहां पर रेशियो मेथड यूज नहीं कर रहा हूं, वो आपको करने थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, बाकी कई सारे एग्जाम्पल हैं तो करते चलेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अच्छा यहां पर देखिए मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब है तो 3 बार। If the side of a cube is increased by 50%, then find the percentage change in its surface area। आपके मेंस एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है सीजीएल के कि किसी घन की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, जिसमें चेंज करने की बात की गई है वो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब की बात करें तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। आपको यहां पर मैं मेंसुरेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपका मेंसुरेशन का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि आपको किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये आते हैं इस पर बेस। तो सरफेस एरिया मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर, चेंज किस में हुआ है, साइड में, और साइड यहां पर कितना है, 2 बार। अगर साइड 2 बार है यानी जो 50% इंक्रीज है वो कितनी बार आप लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब आप इसको रेशियो से करें तो भी सुटेबल है, फॉर्मूले से करें तो भी सुटेबल है, तो मैंने कहा फॉर्मूले में ही रख लेता हूं। इंक्रीज है तो मैं लिखूंगा 50 प्लस 50, 50 प्लस 50, क्योंकि प्लस प्लस है तो प्लस 50 इंटू 50 बाई 100, और आंसर कितना आ गया, 125%। मैंने फिर से यहां पर रेशियो का यूज ही नहीं किया और फॉर्मूले में रखा, मेरा आंसर आ गया। रेशियो से भी आएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आप रेशियो के पीछे भागो आंख बंद करके कि रेशियो रेशियो रेशियो। तो रेशियो के चक्कर में इतना मत भागो कि जो क्वेश्चन आसानी से हो रहा हो उसमें भी रेशियो लगाने बैठ जाओ और लंबा हो जाए। तो दोनों पॉइंट आप समझते चलो, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, रेशियो का मैंने बेसिक बताया किस तरीके से बना वो भी पता होना चाहिए। अच्छा इस क्वेश्चन को रेशियो से अगर आप करना चाहें, चलिए इसको नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन को रेशियो का यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है कि फॉर्मूला भी सही है, रेशियो भी सही है। फॉर्मूला कब तक सही रहेगा, जब तक आपका फॉर्मूला सीधा सीधा वैल्यू पुट करना हो और वैल्यू जो हो इंटीजर में हो। जैसे आप देख सकते हैं, द साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। किसी घन की भुजा को 10% डिक्रीज कर दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यह भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीजीएल के एग्जाम में, लेकिन वहां पर इंक्रीज बोला गया था, मैंने यहां पर लिख दिया डिक्रीज। तो अब आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन को अगर देखो, वॉल्यूम की बात की गई है, वॉल्यूम में कितने % का चेंज होगा। मेन जो मेरा फोकस है समझाने का, किस तरीके से यूज करना है, कहां पर 1 बार 2 बार 3 बार, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आपको यहां बोला गया कि इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में कितने % का चेंज होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी घन जो होता है, घन का वॉल्यूम यानी क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है
वो होता है साइड का क्यूब। और बोला जा रहा है साइड में चेंज हो रहा है, और साइड में चेंज हो रहा है यानी साइड कितनी बार है, तो आप कह सकते हैं साइड यहां पर कितनी बार है, 3 बार है। तो जो 10% आपका डिक्रीज हो रहा है वो कितनी बार 10% डिक्रीज की बात करेंगे, 3 बार, 3 सक्सेसिव आपका डिक्रीज है यहां पर, 10% फिर 10% फिर 10%, क्योंकि आप लिखेंगे साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये 10% 3 बार यूज होगा। अच्छा, मैं पहले इसको रेशियो से बताऊंगा, और एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट और है जो समझना है, बाकी सारे क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, घुमाया जाए चाहे जिधर से। अच्छा, अगर आपसे समझना है क्या है कि ये 3 बार है तो 3 बार लिखा, लेकिन दूसरा पॉइंट आपको फॉर्मूले में कैसे यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो 2 बार का हमें दिया गया, 2 चेंज का दिया गया, यहां तो 3 चेंज हो गया, 3 चेंज किया, 4 चेंज हो तब भी आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का पहले आंसर निकाल लेते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। 10% को आप क्या लिखते हैं, 1/10। 1/10 डिक्रीज होने का मतलब 10 था तो 1 घट के कितना हो गया, 9। 3 बार लिखना है तो फिर से लिख दिया 10/9, फिर से लिख दिया 10/9, क्योंकि हर बार तो डिक्रीज की बात की जाएगी। 10% डिक्रीज है तो तीनों बार तो डिक्रीज की बात है। तो अब आप या तो क्यूब कर सकते थे डायरेक्टली, तो मैंने कहा ये कितना हुआ 1000, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई क्यों किया, रीजन पता है हमें, ये मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 729, यानी 1000 से 729 हुआ। कितना डिक्रीज हुआ है, तो अगर आप यहां देखें तो कितना आपका डिक्रीज हुआ है, 2231 शायद डिक्रीज हुआ है, शायद गलत है, 271 डिक्रीज हुआ है। तो 271 डिक्रीज हुआ कितने से, 1000 से, तो 100 पे कितना होता है 27.1। आप समझ सकते नहीं समझ सकते तो ये तो रट्टा मार के बैठे ही है बचपन से। किससे डिक्रीज हुआ, 1000 इंटू परसेंटेज चाहिए 100, 2 जीरो कैंसिल, 10 से डिवाइड किया 27.1%। तो ये आपका आंसर आ गया 27.1% डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम अगर 10% क्यूब की साइड को डिक्रीज किया जाए तो। अच्छा, अगर मैं इसको फॉर्मूले में रखूं तो किस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा उसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। जो फॉर्मूला यूज होता है इसमें किस तरीके से यूज होगा उसके लिए मैं एक फिगर बनाकर फिर उसको इस फॉर्मूले में समझाऊंगा किस तरीके से। जैसे आप देखिए फिगर इस तरह से समझा रहा हूं मैं कि चेंज हो रहा है, मैं यहां पर 3 की बात कर रहा हूं, 3 से ज्यादा भी हो ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने ABCD 4 चेंज हुए, यहां तो 3 बार चेंज है, मैंने कहा 4 चेंज हुए, और यही फॉर्मूला यूज करना हो तो आपको करना बस इतना ही है कि पहले किसी भी 2 का कैलकुलेट करो। जैसे मैंने इन दोनों का कैलकुलेट किया, मैंने कहा कि ये x आ रहा है, a प्लस b प्लस a इंटू b बाई 100 करने पर क्या आ रहा है, x आ रहा है। मैंने इन दोनों का भी कैलकुलेट किया और इन दोनों का कैलकुलेट किया तो मैंने कहा कि y आ रहा है। y कैसे आया, वही फॉर्मूला CD, परसेंटेज है C%D%, तो मैंने कहा CD, और यहां C इंटू डी बाई 100, तो मैंने कहा y आ रहा है। और ये 4 की बात कर रहा हूं, और इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद फाइनल रिजल्ट, इन दोनों को a b मान करके कैलकुलेट करेंगे, मतलब a की वैल्यू x%, b की वैल्यू y%, तो आपका कैलकुलेट करने पर जो आएगा कुछ तो आएगा, मैंने कहा z आया, ये फाइनल रिजल्ट आएगा ओवरऑल चेंज का। तो 3 क्या 4 5 6 जितना भी हो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। 4 का निकालना हो पहले 2 का निकालो, पहले 2 का मतलब किसी भी 2 का निकालो, फिर बाकी जो बचे वो उन 2 का आपस में निकाल लो, और फिर उन दोनों का जो रिजल्ट आया उसको ए बी मान करके फिर से कैलकुलेट कर लो, ये फाइनल ओवरऑल चेंज आ जाएगा। चारों चेंज के बाद फाइनल कितना चेंज हुआ वो आपका आंसर आएगा। लेकिन यहां कितने की बात की गई है, 3 की बात की गई है। अगर ये 3 की बात की गई, मतलब अगर ये मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ये 4 की बात भी की जाती ना तो मैं कहता ये 10%, ये 10% डिक्रीज है ना, 10%, ये भी 10%, तो पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर 10% 4 का बात कर लेंगे। अगर 3 की बात की गई है तो आप कहेंगे कि पहले इन दोनों का निकाला, इन दोनों का निकाला तो कितना आया, तो आप लिखेंगे -10 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, कैलकुलेट किया था आपने 19%, और 4 का होता तो फिर से ये कितना था 19%, और फिर 19 का 19 से कर देते हैं, यानी फिर अगर ये भी देखते हैं तो 4 के केस में ये 19 आता तो आप कहते हैं 19 माइनस का 19 19, और फिर -9 प्लस हो जाता 19 इंटू 19 बाई 100, तो ये आंसर आता। तो ये मैंने बस आपको एक हिंट दिया है कि 4 का भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो यहां पर मैं 4 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहां पर बात कर रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो 3 की, तो 3 की अगर बात कर रहा हूं तो मैं बस इतना ही जाऊंगा, किसी भी 2 का पहले कैलकुलेट करके एक फाइनल रिजल्ट आएगा उन 2 का, और उन 2 फाइनल रिजल्ट का जो भी आया उसको फिर मैं करूंगा तीसरे से कम, उसी तरीके का उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी इसको मैंने a माना तो फिर ये भी हो गया, या फिर इसको a मानो तो ये भी हो गया, क्योंकि इसको तो कैंसिल कर दिया मैंने, कैलकुलेट करके हटा दिया, इसके स्थान पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग कितना 19%। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो लिखूंगा -19,
ये भी माइनस है, -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19 इंटू 10/100। तो ये आपका कितना रिजल्ट आ रहा है, तो आप बता सकते हैं 19 10 यानी माइनस कितना हुआ 29 और प्लस कितना हुआ तो 1.9, यानी फाइनल रिजल्ट कितना आया 27.1%, जो किस में आया, माइनस में आया। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कितने परसेंट चेंज होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज होगा 27.1%। क्यूब का वॉल्यूम अगर उसकी साइड को 10% डिक्रीज किया जाए। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है कि किस तरीके से 3 के केस में अप्लाई करेंगे, और 4 का केस होता तो मैंने बताया 19 है, फिर उनको कैलकुलेट कर देते हैं। तो चलिए 4 के केस पर तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको दिक्कत न रहे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को देखो, इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिकम्स 300 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द इनिशियल एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल जो है ना, इस ट्रायंगल की एरिया की बात की गई है, लेकिन ये ट्रायंगल बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है। बोला गया है कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई को क्रमशः 20% और 25% बढ़ा दिया जाता है तो नया क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। पुराना क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां पर पहले तो पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो आप पता करेंगे कि जिसमें चेंज हो रहा है वो कितनी बार है, बीच में प्लस तो नहीं है, प्लस होगा तो सी एंड डी आंसर चांसेज होते हैं। एरिया आपका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का जो एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आप बताइए, आधार एक बार है, हाइट एक बार है, इसको मत देखना कि आधा है, इसको हटा दो। बेस स्क्वायर होता 2 बार होता, क्यूब होता 3 बार होता। बेस एक बार है, हाइट एक बार है, यानी 20% अगर एक को इंक्रीज किया गया है तो एक बार 20% इंक्रीज होगा, और 25% आपको हाइट को डिक्रीज किया गया तो वो भी एक बार डिक्रीज होगा, यानी 1/5 और ये कितना 1/4। रेशियो तो आपको पता ही, फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिखते हैं। तो अब आप आंसर अगर निकालने जाते हैं तो फॉर्मूले में रख लो। आप अगर रखना चाहें फॉर्मूले में तो फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, और अगर आप चाहें तो रेशियो मेथड, तो मैं यहां पर रेशियो की बात कर रहा हूं, फॉर्मूले में आप देख लेना। तो अब आप देखिए कि 20% इंक्रीज हुआ, मतलब 5 रहा होगा तो कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया 6, यानी एरिया 5 रहा होगा तो 6 हो जाएगा। और अगर उसकी जो बेस शायद उसका जो हाइट है उसको डिक्रीज किया गया है 25%, ऑर्डर मैटर करता नहीं है इसमें, 1/4 डिक्रीज हुआ है, यानी कि 4 रहा होगा तो कितना रहा हो गया होगा एरिया 3। इसकी वजह से अगर एरिया 4 होगा तो घट के 3 हो जाएगा, और इसकी वजह से एरिया अगर 5 होगा तो बढ़ के 6 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किया। इंक्रीज है एक, और हाइट एंड राइट एंगल इंक्रीज बाय, दोनों इंक्रीज है, सॉरी दोनों इंक्रीज है। 1/4 ये इंक्रीज है, मतलब ये भी 4 से रहा होगा तो कितना हो जाएगा 5। 1/4 इंक्रीज होने का मतलब है 4 रहा होगा तो एक बढ़ के 5, दोनों इंक्रीज है, मेरे को लगा कि एक डिक्रीज है। तो अब आप देखिए कि पहले कितना रहा होगा, तो पहले रहा होगा 20, कैंसिल भी कर सकते थे, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, यानी 2:3। पहले एरिया 2 रहा होगा, 2 यूनिट स्क्वायर यूनिट रहा होगा, तो अब कितने यूनिट हो गया 3 यूनिट स्क्वायर हो गया। और क्योंकि आपको यहां पर यह नहीं बताना है कि कितने परसेंट चेंज हुआ, तो आपको जो दिया गया इंफॉर्मेशन उसका फायदा उठाइए कि बदलने के बाद जो एरिया यहां पर हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट स्क्वायर आ रहा है, उसमें दिया गया 300 मीटर स्क्वायर, यानी 3 यूनिट 300 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, 2 यूनिट कितना होगा 200 मीटर स्क्वायर। कैसे होगा, दिमाग ज्यादा मत लगा लेने बैठ जाना। 3 की वैल्यू 300 मीटर स्क्वायर है, तो 1 की वैल्यू 3 से डिवाइड किया 100 मीटर स्क्वायर, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 100 इंटू 2, 200 मीटर स्क्वायर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले में जो वैल्यू में चेंज हो रहा है वो कितनी बार आ रहा है, और अगर 2 से ज्यादा हो तो वो मैंने आपको बता दिया है। देख सकते हैं यहां पर ये 2 और क्वेश्चन करने वाले हैं इस पर बेस, और आपका आज की क्लास ओवर करेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते वक्त हमें किन पॉइंट का ध्यान रखना। लास्ट में मैं बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किया है जिसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स कर्व सरफेस एरिया। एक तो आपको बोला गया है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें कितना चेंज होगा, किसका
किसका बोला गया है? तो बेलन की बात की गई है। सिलेंडर, एक सिलेंडर है मतलब बेलन है। अब वो बेलन नहीं जो रोटियां बेलते हैं, और वो रोटियां बेलने वाला बेलन की बात नहीं कर रहा हूं, ये बेलन की बात कर रहा हूं। कुछ इस तरीके से आपका होगा ये पार्ट आपका, यानी जितना रेडियस इधर होगा उतना ही रेडियस इधर होगा, और ये 90 डिग्री का केस होगा अगर इस तरह से मिलाए तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ये आपका हाइट क्या होगा? तो ये वाला पार्ट आपका हाइट होता है, और ये आपका हो गया सेंटर, गोलाकार है, ये सेंटर है, तो ये आपका हो गया रेडियस, हाइट ये पार्ट। और इसमें आपको ये नहीं देखना कि ये होता क्या है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है कैसे होता है कुछ नहीं पता, लेकिन बस मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये बेलन वो वाला बेलन नहीं है जो रोटियां बेलते हैं। तो ये रोटियां ऐसे नहीं बेली जाती हैं, उसके लिए कुछ ऐसा होता है, हाथ पकड़ने लायक भी होता है। तो चलिए आते हैं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई इंटू आर इंटू एच। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहां पर देखिए, ध्यान से समझिए कि इन दो फॉर्मूलों में अंतर देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वहां पर भी आर और एच है, यहां पर भी आर और एच है। आर एच का मतलब रेडियस और हाइट है, इसमें भी रेडियस और हाइट है। लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें रेडियस एक बार है और हाइट कितनी बार है? एक बार। और जो वॉल्यूम है उसमें रेडियस कितनी बार है? 2 बार, और हाइट कितनी बार है? 1 बार। तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखना है, कितनी बार वो यूज होगा। अब आपको अगर मैं बात करूं यहां पर कि पहले इसको डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में, कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया में बात की जाए तो रेडियस कितनी बार है? 1 बार। और रेडियस को कितना आपने किया है इंक्रीज? तो रेडियस इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी जो 20% है केवल और केवल एक बार लिखा जाएगा, वो इंक्रीज हुआ है तो प्लस, यानी 1/5 एक बार इंक्रीज हुआ है। अच्छा, उसकी हाइट को डिक्रीज किया गया 10%। मैं कर्व सरफेस एरिया पर डिस्कस कर रहा हूं कितना चेंज होगा। अगर उसकी हाइट को 10% डिक्रीज किया गया है तो आप कह सकते हैं 1/10, और ये भी केवल कितनी बार यूज होगा? एक बार यूज होगा। स्क्वायर होता तो 2 बार यूज होता, लेकिन यहां पर रेडियस का वैल्यू पर स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, ये सिर्फ सिंगल टाइम्स है, तो सिंगल टाइम्स 20% इंक्रीज होगा। हाइट में देखिए ये भी सिंगल टाइम्स है, तो सिंगल टाइम आपका 1/10 जो कि 10% डिक्रीज करके देखेंगे। और रेशियो का यूज करूं यहां पर मैं, तो मेरा सीधा सा होगा 1/5 इंक्रीज होने का मतलब 5 से 1 बढ़ के कितना हो गया? 6। 5 रहा होगा तो 1 इंक्रीज हुआ, 6 हो गया। और अगर 1/10 डिक्रीज की बात करें तो 10 था, 1 कम हुआ, कितना हो गया? 9। तो अब आप देखिए कितने परसेंट का चेंज हुआ फाइनल कर्व सरफेस एरिया में। तो आप कह सकते हैं पहले रहा होगा 50, तो अब कितना हो गया? 54। अब मल्टीप्लाई करके देख लो। क्यों मल्टीप्लाई? रीजन आपको पता है, कितना इंक्रीज हुआ है? 4। अच्छा, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखो, 50 पे 4 इंक्रीज हुआ, क्या 4% बोल सकते हैं? नहीं। परसेंटेज कब बोलते हैं? जब 100 पे। तो 50 पे अगर 4 इंक्रीज हो रहा है तो 100 पे कितना इंक्रीज होगा? उसका डबल पे, तो डबल इंक्रीज होगा, यानी 8 इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या होगा? 8%। लेकिन लिख के करें तो 4 इंक्रीज हुआ, किससे? 50 से। अगर दिमाग एकदम नहीं चलाना चाहते हैं, पेन ही चलाना चाहते हैं, तो आप सीधा लिखो 4 इंक्रीज हुआ किससे? 50 से इंटू 100। तो 0 से 0 काटो, फिर 5 से 2 बार, 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 8%। यानी जो कर्व सरफेस एरिया है वो 8% इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहां पर फॉर्मूले में रखने की बात करूंगा, आप फॉर्मूले में रख करके चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा कि 20% और 10% किस तरीके से आया है। मतलब इसको किस तरीके से रखा जाएगा? +20 -10, और यहां पर आएगा 20 × 10, क्योंकि माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस माइनस है, अपन 100, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 8%। आप चेक करना, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, क्योंकि आपके पास नंबर भी है और आपको कमेंट करने के लिए वहां पर है ही अवेलेबल, तो आप कमेंट करो। अगर नहीं समझ में आता तो मैं समझाऊंगा। तो ये आपका किस तरीके से कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या ध्यान रखना था? रेडियस में चेंज हुआ, हाइट में चेंज हुआ, तो रेडियस कितनी बार है और हाइट कितनी बार है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो में यूज करते हुए कितनी बार यूज करना वो ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में कि वॉल्यूम में कितने % का चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज की बात करें, रेडियस आपका देखें तो रेडियस में यहां पर क्या आपको बोला गया है? स्क्वायर है। यहां पर रेडियस स्क्वायर मतलब रेडियस इंटू रेडियस, यानी रेडियस कितनी बार है? 2 बार है। हो सकता है मेरी स्पीड बोलने की ज्यादा हो, लेकिन आपको समझने की स्पीड मेंटेन करके रखिए, क्योंकि एक ही बात को कई बार बोल रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रेडियस को स्क्वायर की बात करें, यानी कि रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस 2 बार है तो 1/5 इंक्रीज 2 बार करेंगे तो 5 था, 1 इंक्रीज हुआ 6, फिर 5 से एक बार और इंक्रीज कर लिया 6। या तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई करने पर भी वही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं।
हाइट एक बार है तो 1/10 एक बार डिक्रीज करेंगे, मतलब 10 था तो एक घटा तो कितना हो गया 9। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए, बोला गया कि यहां पर 5 × 5 × 10 250 250 है। चाहो तो आप कैंसिल कर सकते थे, कितना होता 2 से 3 और 2 से 5, लेकिन अगर जरूरत हो तो करो, नहीं लग रहा है कि फायदा बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है कैलकुलेशन के पार्ट पे तो जरूरी नहीं कि आप उसको कैंसिल ही करो। 6 × 6 36 और इंटू 9 यानी 360 माइनस 36, 360 माइनस 36 मतलब 324। कैसे मैंने किया वो आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ऐसे ही आपका दिमाग चलेगा, इस ऐसे ही क्या इससे ज्यादा बेहतर चलेगा। मेरा दिमाग क्या चलता है, आपका तो उससे भी कई गुना बेहतर चलेगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, अब आप यहां पर भी माइनस करने बैठ ना जाओ, 324 में से 324 324 और माइनस 250 और करने बैठ गए। दिमाग चलाओ कि आप ऐसे सोचो ना कि 300 से ये कितना कम है 50, 300 से 50 कम और 300 से 24 ज्यादा, 50 नीचे 24 ऊपर, डिफरेंस कितना आएगा 24 ऊपर वाला 50 नीचे वाला, जोड़ दो 74, यानी 74 आपका क्या हुआ है इंक्रीज, किससे 250 से इंटू 100। और ये आपका रिजल्ट जो देखें तो ऊपर आ गया 2 और नीचे कितना आ गया 5, और अगर हम देखें मल्टीप्लाई करके तो कितना आ रहा है 74 148 अपॉन 5, यानी अगर डिवाइड करें 29.6%, क्योंकि आपका इंक्रीज हुआ है। कैसे पता चला, क्यों पता चला कि इंक्रीज हुआ, तो आप कह सकते हैं 250 से 324 हुआ, मतलब क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो आपका इंक्रीज कितना हो गया इसका वॉल्यूम, तो आप कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम हुआ है इंक्रीज 29.6। अच्छा, मैं इस वाले के लिए मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहें इस वाले को तो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे इसमें, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बोला गया है जैसे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 20%, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं 20% इंक्रीज, और यहां 20 कितनी बार यूज होगा, 2 बार 20% इंक्रीज करना है, और आपका हाइट एक बार है तो 10% डिक्रीज करना है। तो किसी भी दो को पहले कैलकुलेट करो, बाकी उसको तीसरे से फिर रिलेट करना है। तो चाहे आप इन दोनों का कैलकुलेट करो या इन दोनों का कैलकुलेट करो। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस क्वेश्चन में इन दोनों का तो कैलकुलेट किया था ना, अगर आपको याद हो तो इन दोनों को ही कैलकुलेट कर लो, चाहे आप पहले इन दोनों को कैलकुलेट करो, जो आएगा उसको 10 से रिलेट कर दो। तो मैं इस बार इस दोनों को कैलकुलेट कर रहा हूं, ऑर्डर मैटर नहीं करता किसको पहले करते हैं। तो +20 -10 और प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा -20 × 10/100। तो ये आपका रिजल्ट जो आया अगर आप देखें तो यहां कितना आ रहा था 8%, यानी ये 8% आ गया। इसको हटा दिया, मैंने कहा इसको हटाया और इसके स्थान पे डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि इन दोनों चेंज की वजह से कितना परसेंट इंक्रीज होगा 8%। और अब आप इन दोनों को रिलेट कर दो तो आप कहेंगे 20 प्लस का भी 8, दोनों 8 प्लस के हैं तो ये भी प्लस का आएगा 20 × 8/100, और आपका आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल, यानी 20 और 8 28 प्लस 2 8 जा 16/10 1.6 29.6%, यानी 29.6% उस जो सिलेंडर है ना उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और उसी तरीके का, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो यूज करके आपको आंसर दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन वैसे ही वैल्यू चेंज है, तो किसी सिलेंडर की किसी बेलन की त्रिज्या को 50% क्या किया गया, घटाया गया है, 50% घटा दिया गया है। किसी बेलन की त्रिज्या को 50% घटाया गया है और उसकी हाइट को 20% बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया है, हाइट को 20% बढ़ाया गया, रेडियस को 50% घटाया गया। अब बोला गया है तो बताइए कि कितने % का चेंज होगा उस सिलेंडर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसमें, और आपका आयतन में, इन दोनों पार्ट पे कितने का चेंज होगा। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं, मैं रेशियो के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। फार्मूला आपको समझा दिया हूं कि किस तरीके से यूज होगा, लेकिन फार्मूला तभी तक आपका सुटेबल रहेगा। रेशियो हमेशा सुटेबल बना सकते हैं आप, लेकिन फार्मूला तभी तक आपका सुटेबल रहेगा जब तक ये परसेंटेज की वैल्यू अच्छी है। इसमें अच्छी है आप आंसर निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। आप कहते हैं कि 50% इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ -50 + 20 और यहां पर माइनस प्लस आ रहा तो माइनस साइन आता, 50 × 20/100 और आपका आंसर आ जाता कर्व सरफेस एरिया का, क्योंकि रेडियस भी एक बार, हाइट भी एक बार, तो 50% एक बार और एक बार 20% यूज करते। तो चलिए मैं रेशियो का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं।
रेडियस को 50% डिक्रीज किया गया है। रेडियस यहां पर कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। रेडियस यहां पर एक बार है, यानी 50% जिसको लिखा जाता है 1/2 डिक्रीज हुआ है, तो 2 से 1 कम हुआ तो कितना बचा? 1। दूसरा पार्ट हाइट है 20%। 20% को क्या लिखा जाता है? तो आपको पता है कि 20% होता है 1/5। और यहां हाइट कितनी बार है कर्व सरफेस एरिया के पार्ट पे? तो एक बार है। तो 1/5 एक बार आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। यानी 5 रहा होगा तो 1 इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 6। अब बोला जा रहा है कितना परसेंट चेंज हुआ, तो आप कहेंगे कि पहले कर्व सरफेस एरिया 10 रहा होगा, तो अब कितना हो गया? 6। कितना इंक्रीज हुआ? तो आपका आ गया 4। गलत तो नहीं कैलकुलेट किया हूं, आप देख सकते हैं, शायद नहीं। 1/2 डिक्रीज हुआ है, यानी 2 से 1 हुआ, और ये 1/5 इंक्रीज हुआ है, यानी कि देन हाइट इज इंक्रीज बाय 20%, 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ा 6 हो गया। यानी पहले 10 रहा होगा तो अब हो गया 6। तो कितना इंक्रीज हुआ? फिर से मैं वही बात कहूंगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ आप। 4 बढ़ रहा है, 10 पे 4 बढ़ा, यानी 100 पे कितना बढ़ेगा? 40। और 100 पे 40 बढ़ता तो इसका मतलब 40%। और नहीं तो लिखने का तरीका तो है 4 कितने पे? 10 पे, परसेंटेज 6 इंटू 100, और आंसर हो गया 40%। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका रहा है कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में देख लो आप। वॉल्यूम में क्या होगा कि वॉल्यूम में आपका रेडियस कितनी बार है? 2 बार। वॉल्यूम में रेडियस कितनी बार है? 2 बार। यानी अगर 2 बार रेडियस है, रेडियस की स्क्वायर है यानी 2 बार, तो 2 बार आपको 1/2 क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। तो 2 बार डिक्रीज करना होगा, तो 2 से 1 डिक्रीज हुआ, कितना बचा? 1। एक बार और लिख लो, या तो स्क्वायर कर लेते या तो लिख लिया। 2 से 1 ये डिक्रीज हुआ 2 1। अब आपका 20% 1/5 हाइट कितनी बार है? एक बार है, यानी एक बार आपको 1/5 इंक्रीज करना है, यानी 5 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया? 6। 5 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया? 6। अब बताइए पहले कितना रहा होगा उसका वॉल्यूम? तो 5 × 2 10 × 2 20। और अब कितना हो गया? कितना हो गया? 6। पहले कितना रहा होगा? 20, तो अब कितना हो गया? 6। कितना डिक्रीज हुआ? तो डिक्रीज कितना हुआ? 14। अच्छा 20 पे 14 डिक्रीज हो रहा है, 10 पे कितना होगा? 7। तो 100 पे कितना होगा? 70। यानी 100 पे 70 है तो 70%। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपका दिमाग जब चलेगा ना तो यही सब करते हैं आप, ये बैठते नहीं है कैलकुलेट करने कि पूरा कैलकुलेट करके देखें। 14 डिक्रीज हुआ, 14 किससे डिक्रीज हुआ है? पहले जो था 20 × 100, और ये आपका गया 70%। यानी वॉल्यूम कितने परसेंट का चेंज हो गया इस दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग? तो वॉल्यूम 70% डिक्रीज हो जाएगा अगर रेडियस को 50% डिक्रीज करते हैं और हाइट को 20% इंक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज हुआ 70%। अगर मैं सही हूं या गलत तो नहीं हूं? सही तो हूं मैं, गलत तो नहीं हूं, ठीक है सही है। मैंने सोचा कि ये 50 पे 70 कैसे डिक्रीज होगा, क्योंकि ये स्क्वायर की बात की गई है तो इसलिए 2 बार यूज होगा 50-50, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी आगे क्लास में भी इसमें और कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला कब यूज होता है, a + b + a × b/100। ये कब यूज होता है मैंने बताया, जब भी एक के ऊपर एक कैलकुलेट करने की बात आए, जैसे कि पॉपुलेशन, जैसे कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि आपका डिस्काउंट, जैसे कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इंटू टाइम का पार्ट है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी आपको समझाया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ को बढ़ाएंगे तो ओवर बढ़ गया, फिर ब्रेड्थ को घटाएंगे तो ओवरऑल जो बढ़ के हो चुका है वो घटेगा। तो जब भी एक के ऊपर एक कैलकुलेट करने की बात की जाएगी, यानी कि अगर फॉर्मूले के पार्ट पे समझे कि दो वेरिएबल्स में चेंज हो रहा है, तो वो जो रिजल्ट आ रहा होगा इन 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट बन करके आ रहा होगा, न कि इनको प्लस करने पर। तो ऐसे क्वेश्चन में ही अप्लाई कर सकते हैं, उसको मैंने बता दिया है। तो ये फॉर्मूला कहां ये पर यूज कर सकते हैं मैंने बताया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि a + b+ जो भी आपका है, इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखना है। 3 पॉइंट क्या ध्यान रखना है? पहला, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है कि पहले a किसको ले और तो b और b किसको ले। अगर मैं एक को ले लेता हूं a तो दूसरा पार्ट हो जाएगा b, अगर दूसरे पार्ट को b लेता हूं तो a लेता हूं तो पहला पार्ट हो जाएगा b। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरा पॉइंट बताया था कि जब भी इंक्रीज या फिर मोर की बात की जाएगी तो साइन हमेशा उसके सामने क्या आएगा, उस परसेंटेज वैल्यू के सामने क्या आएगा? प्लस। और जब भी डिक्रीज या लेस की बात की जाएगी तो उस परसेंटेज वैल्यू के सामने साइन क्या आएगा? माइनस। ये 2 पॉइंट मैंने बताया। तीसरा पॉइंट इस पर बताया था मैंने कि a × b, यहां पर जो साइन आपका होगा, अगर इन दोनों का साइन सेम हुआ तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर ये अपोजिट हुए, जब भी a और b का साइन अपोजिट होगा तब यहां पर क्या आएगा? माइनस। अदरवाइज क्या रहेगा? प्लस। मैंने बताया था। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर देखें कि मैंने ये बताया था कि अगर 2 से अधिक हुआ, जैसे मैंने यहां पर क्या बताया, 2 पॉइंट और मैंने बताया
कि अगर रेडियस में चेंज हुआ तो रेडियस का यहां पर क्या लिखा है, स्क्वायर। अगर रेडियस का स्क्वायर लिखा है मतलब यहां पर जो चेंज हो रहा है वो 2 बार यूज होगा। जैसे मैंने कहा था साइड क्यूब वाला पार्ट मैंने क्यूब में समझाया था वॉल्यूम निकालते वक्त, तो वहां पर पावर 3 था, यानी साइड में चेंज होगा उसका पावर 3 है, तो जो परसेंटेज चेंज है वो 3 बार आपको 3 सक्सेसिव पार्ट बनेगा, तो वो 3 बार लिखना पड़ेगा। और आपको एक पॉइंट और बताया, ये इसके पार्ट में मैंने कहा कि 3 वो पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में एक पॉइंट कितना, स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब है तो 3 बार, पावर 4 है तो 4 बार। और उसके बाद मैंने एक और लास्ट पॉइंट समझाया आपको कि अगर आपका फॉर्मूला यूज करना है और ये 2 से अधिक बार आ जाए तो पहले, जैसे इसमें देखिए कि रेडियस 2 बार है, यानी 2 बार क्या किया है 50% डिक्रीज, 2 बार 50% डिक्रीज है और एक बार आपका क्या है 20% इंक्रीज है। तो आप किसी भी 2 को सॉल्व करिए, फिर उसको उसके तीसरे से रिलेट करिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था, उससे पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था। तो ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखिए और आगे जो होगा वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको इस पर मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आते रहे आपके एग्जाम में, स्पेशली मेंस के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल मेंस में, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, किसी भी एग्जाम में बात करो, ऐसा तो नहीं कि सीजीएल मेंस में ही आ गया तो और कहीं नहीं आएगा, तो हर एक एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होने वाली है। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूज करना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक परसेंटेज की वैल्यू इंटीजर में दिखे, अदरवाइज आपके पास रेशियो मेथड है। और रेशियो किस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों कैंसिल होता है, क्यों ये इनिशियल होता है, क्यों ये आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके इनिशियल बनता है, मल्टीप्लाई करके नया चेंज होने के बाद बनता है, वो मैंने बेसिक शुरू में बताया था। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।